गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें अगले घंटे में आपको बताएंगे, उनसे रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का, फटाफट अंदाज में। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार। मलिक को 8 दिन की ईडी रिमांड में भेजा गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक का बयान, हम झुकने वाले नहीं हैं, जीत हमारी ही होगी। साथ ही ट्वीट कर कहा, ये तुम्हारा वक्त है, हमारा दौर भी आएगा। नवाब मलिक को लेकर ईडी की जांच में खुलासा। मलिक ने हसीना पार्कर के करीबी से प्रॉपर्टी खरीदी, कीमत 4 करोड़ से ज्यादा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की रिमांड कॉपी। नवाब मलिक कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रहे थे। नवाब मलिक मामले की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई। उद्धव ठाकरे के घर महाआघाड़ी की अहम बैठक हुई है। केंद्र के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया है। नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लेगी एनसीपी, सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीपी ने गिरफ्तारी को बताया राजनीति से प्रेरित। नवाब मलिक पर संजय राउत का बयान, कहा एक मंत्री को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है। केंद्र ने अफजल की तरफ पीछे से हमला किया, कंस रावण को भी मारा गया था, यही हिंदुत्व है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मलिक की गिरफ्तारी राजनीतिक नहीं, देश के दुश्मनों से सौदे का है मुद्दा। टेरर फंडिंग का पैसा देश में ही जमा किया गया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शरद पवार से फोन पर की बात। नवाब मलिक को मंत्री पद से न हटाने के लिए कहा। बीजेपी बोली, ममता को भतीजे की गिरफ्तारी का डर है। नवाब मलिक को लेकर सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र ने ना कभी केंद्र के आगे घुटने टेके हैं और ना कभी टेकेगा। इस मामले को संसद सत्र में उठाया जाएगा। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आज गांधी प्रतिमा के पास एनसीपी शिवसेना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन में कांग्रेस भी शामिल होगी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। अंधेरी में नवाब मलिक के पोस्टर्स को भी जलाया गया। राजस्थान में बीजेपी विधायक लौटाएंगे गहलोत सरकार की ओर से दिए गए आईफोन। सतीश पुनिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। राजस्थान में बजट पेश होने के बाद सभी 200 विधायकों को गिफ्ट किया गया आईफोन 13, करीब 2 करोड़ का खर्च। बजट में पूरी नहीं हुई मांग तो कांग्रेस विधायक ने उतारे जूते, कहा अब जीवन भर नहीं पहनेंगे जूते। काले दुल्हन की ब्यूटी पार्लर से लिपापोती, बजट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का विवादित बयान। पुनिया की विवादित बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का पलटवार, कहा आरएसएस और गोडसे की विचारधारा वाला बयान है, पुनिया को माफी मांगनी चाहिए। सोनभद्र में बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने बीती गलतियों के लिए जनता से कान पकड़कर माफी मांगी। उठक बैठक भी लगाई। सोनभद्र में 7वें चरण में 7 मार्च को वोटिंग होनी है। चौथे चरण में यूपी की 59 सीटों पर 57% से ज्यादा मतदान। हरदोई में 55%, उन्नाव में 60% और रायबरेली में 58% लोगों ने वोट किया। पीएम मोदी आज स्मार्ट कृषि विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित करेंगे। केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक अमल पर चर्चा करेंगे। 5वें फेज के चुनाव को लेकर आज पीएम मोदी की यूपी में रैली है। अमेठी और प्रयागराज में प्रधानमंत्री रैली को संबोधित करेंगे। आज बस्ती में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा है। हरैया विधानसभा क्षेत्र के नेशनल इंटर कॉलेज से जनसभा कर जनता को संबोधित करेंगे। आज अयोध्या में चुनावी दौरे पर सीएम योगी रुदौली, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा के साथ ही रोड शो भी करेंगे। अखिलेश यादव की आज 3 चुनावी जनसभा। प्रतापगढ़ में जनसभा के जरिए लोगों से समाजवादी पार्टी के लिए वोट की अपील करेंगे। आज बाराबंकी और गोंडा में प्रियंका गांधी का दौरा। डोर टू डोर कैंपेन के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। आज यूपी दौरे पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बहराइच जनपद में 3 जनसभाएं कर लोगों को संबोधित करेंगे। महंगाई को लेकर राजनाथ सिंह का बयान, कहा कोरोना की वजह से बढ़ी महंगाई, 6 से 9 महीने में महंगाई पर काबू पा लेगी केंद्र सरकार। सुकेश चंद्रशेखर और जैकलिन मामले में एक और बड़ा खुलासा। जैकलिन को गृह मंत्री के नाम से फेक कॉल करता था सुकेश। भूमि, जानवी और सारा खान से दोस्ती करना चाहता था। फेसबुक पेज मैंगलोर मुस्लिम पर एफआईआर दर्ज, आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप। हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। उडुपी में
मुस्लिम छात्राओं ने फैसला आने तक साइंस के प्रैक्टिकल एग्जाम टाले जाने की मांग की है। सलमान खुर्शीद ने हिजाब के समर्थन में कहा, जब सिंदूर बिंदी को सम्मान तो हिजाब को क्यों नहीं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो समाज सुधारक हूं। मनीष सिसोदिया को दिल्ली सरकार में नई जिम्मेदारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री का कार्यभार मिला। अब तक सत्येंद्र जैन के पास था विभाग। गुजरात कांग्रेस के शिविर में भाग लेंगे राहुल गांधी। उससे पहले कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया। बैंक घोटाले में सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, बोले माल्या, नीरव मोदी चौकसी से 18,000 करोड़ वसूले गए। दिल्ली दंगों के 2 साल होने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा आज हिंदू एकता संकल्प मार्च निकालेंगे। बिहार में जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या, मॉब लिंचिंग का अंदेशा, पुलिस ने हत्या के पीछे पैसे के लेन देन का मामला बताया। जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या पर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा हार की एनडीए सरकार में कानून पूरी तरह समाप्त हो चुका है। बिहार के समस्तीपुर में एक व्यक्ति की कथित रूप से पीट कर हत्या कर दी गई। गौरक्षकों ने की व्यक्ति की पिटाई। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े युवती का अपहरण, कार में डालकर ले गए 3 युवक। लड़की कर रही थी भाई का इंतजार। मोगा अपहरण मामले में पुलिस की जांच शुरू, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई। नोएडा में महिला की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा, 14 साल की बेटी ने मां की पीट कर हत्या की। मां के अपशब्द कहने पर दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के होटल में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़, 10 करोड़ की कोकेन के साथ 2 विदेशी महिला गिरफ्तार। असम राइफल्स ने मणिपुर के मोरो इलाके में 6 आईडी बरामद की है, साथ ही अन्य विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। रिटायर्ड आईपीएस के घर चोरी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली, ज्यादातर इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल, चंडीगढ़ प्रशासन ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,151 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं मुंबई में 168 केस सामने आए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 583 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 2,344 है। 1 मार्च को खुलेगा दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क, ऑनलाइन टिकट बुकिंग की होगी सुविधा। कश्मीर में बर्फबारी के कारण 65% सिस्टम डाउन, बिजली बहाल करने के लिए ठंडे पानी से गुजर रहे विभाग के कर्मचारी। श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। श्रीनगर में भारी बारिश और बर्फबारी के चलते लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने के कारण हाईवे बंद हुआ। महाशिवरात्रि पर काशी को पीएम का बड़ा तोहफा, काशी विश्वनाथ धाम फेज 2 का काम भी पूरा, चंद मिनटों में गंगा जल लेकर भक्त पहुंचेंगे मंदिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात की। यूरोपीय संघ के देशों में भारतीय राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता भी की। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को रूस के हमले में से आगाह किया गया है। 48 घंटे में एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमले हो सकते हैं, जमीनी कार्रवाई की भी चेतावनी। रूस के फैसले पर यूएनजी में बोला यूक्रेन, कहा पुतिन के बयान डरावने, हम वैसी गलतियां नहीं दोहरा सकते जिनकी वजह से विश्व युद्ध हुआ था। यूक्रेन के विदेश मंत्री की मांग, आक्रामक रुख को लेकर रूस पर लगाए जाएं कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध। तनाव के बीच रूस ने यूक्रेन से अपनी एम्बेसी से राजनयिक कर्मचारियों को निकालना शुरू किया है। यूक्रेन रूस तनाव के बीच मूडीज का अनुमान, रूस यूक्रेन टकराव से बढ़ सकती है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतें। यूक्रेन संकट पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक, यूरोपीय संघ ने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई की निंदा की। यूक्रेन रूस को लेकर चीन का अमेरिका पर बड़ा आरोप, कहा अमेरिका यूक्रेन संकट को लेकर भय और दहशत पैदा कर रहा है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के आसार बढ़े, सैटेलाइट इमेज में देखी यूक्रेन के अंदर रूस की सेना की तस्वीरें। डोनेट्स्क में लगातार विस्फोट और गोलीबारी जारी, एयरपोर्ट के पास विस्फोट की आवाज आई, अब तक 3 नागरिकों की मौत हुई है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस के फैसले को लेकर क्रीमिया के लोगों ने रूस का समर्थन किया। 23 फरवरी को डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे के रूप में मनाएगा। लुहांस्क में यूक्रेन के लोगों ने बमबारी और गोलीबारी से बचने के लिए बम आश्रम में शरण ली है। बमबारी से कई लोगों के घरों की छत गिरी। पूर्वी यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन के फैसले पर रूस में जश्न, छात्रों के साथ 500 लोगों ने एकत्रित होकर खुशी जाहिर की।
रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य सहायता भेजेगा ब्रिटेन। प्रधानमंत्री जॉनसन ने जानकारी देते हुए कहा, पुतिन के धमकी भरे व्यापार पर फैसला लिया। यूक्रेन में फंसी विदिशा जिले की बेटी मां ने सीएम हेल्पलाइन पर किया फोन तो जवाब मिला, यूक्रेन के थाने में दर्ज कराई एफआईआर। ओमान में विदेश मंत्री अजय शंकर की ईरानी विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई, परमाणु मुद्दे पर बातचीत हुई। यूएस के उटा में एसकेआई रिजॉर्ट के पास सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, मौके पर ही 4 लोगों की मौत हुई है। वेस्ट बैंक शहर में 14 साल के लड़के की मौत पर लोगों ने शोक जताया। फिलिस्तीनियों की गोलीबारी में लड़के की मौत हो गई थी। यूएस के उटा में 4 साल के बच्चे ने अधिकारियों पर गोलियां चलाई, पुलिस ने उसके पिता को किया था गिरफ्तार। दक्षिण पश्चिमी बुर्किना फासो विस्फोट में कम से कम 59 की मौत की खबर आ रही, घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मैक्सिको के नेशनल गार्ड से भिड़े प्रवासी जमकर किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने यूएस जाने के लिए अपने दस्तावेज के समाधान के लिए विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, दुनिया भर में बढ़ रही ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग, सरकार तैयार नहीं है। बोलीविया में बाढ़ से 3 लोगों की मौत, 7 लापता। वेस्ट मिड्सलैंड तूफान के बाद बाढ़ का कहर, लगभग 400 घरों में पानी भरा, चेतावनी जारी की गई। पर्यटकों के लिए खुला दुबई का म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। इस खूबसूरत म्यूजियम का टिकट 2,942 रुपए है। ईपीएफ खाते में देर से पहुंचा कंट्रीब्यूशन तो ग्राहक करेगा नुकसान की भरपाई। दिल्ली में मेट्रो वेबसाइट का शुभारंभ। वेबसाइट नई इंटरैक्टिव सुविधाओं के साथ दुनिया की सबसे उन्नत मेट्रो वेबसाइट्स में से एक है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच आज लखनऊ में खेला जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज शुरू, नए खिलाड़ियों को मिलेगा मौका, भारत का पल्ला भारी। कोहली को लेकर टीम इंडिया के सीनियर क्रिकेटर रोबिन उथप्पा का बड़ा बयान, कहा, विराट पिछले 3 साल से शतक नहीं बना पा रहे हैं, उनके मन में कुछ तो चल रहा है। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव और वेंकटेश अय्यर ने लगाई लंबी छलांग। 2 महीनों के बाद टीम में लौटे जडेजा ग्रैंड वेलकम पर बोले, भारत के लिए खेलना अच्छा एहसास है। आईपीएल को पाकिस्तानी लीग के सामने बेकार बताकर फंसे माइकल वॉन, कितना पैसा लिया, फैंस पूछ रहे हैं सवाल। आईपीएल 2022 लीग में अजीत अगरकर बने दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट कोच मोहम्मद कैफ की छुट्टी। बदतमीजी पर उतरे जर्मनी के 24 वर्षीय खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज़ोरेव, हार के बाद अंपायर की कुर्सी पर किया हमला। आईपीएल 2022 लीग स्टेज के सबसे ज्यादा मैच मुंबई में खेले जाएंगे। अहमदाबाद में हो सकता है फाइनल। आज मीटिंग के बाद आखिरी फैसला होगा। भविष्य में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत में से कोई एक बन सकता है टीम इंडिया का कप्तान। रोहित शर्मा ने गिना ये 3 नाम। आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का मामला रिलीज से पहले पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, आज होगी सुनवाई। रोशी रोटेला की मां के खिलाफ अभिनेत्री अंकिता सिंह ने शिकायत दर्ज की, अग्रीमेंट से पहले फ्लैट खाली करवाने के लिए परेशान करने का आरोप। पॉस्को के तहत डायरेक्टर महेश मांजरेकर के खिलाफ दर्ज हुआ केस, बच्चों पर अश्लील दृश्य फिल्माने का लगा आरोप। गायक और पद्मश्री सोनू निगम को मिली धमकी, इंटरनेशनल कंसर्ट के मुद्दे पर बीएमसी चीफ इकबाल सिंह चहल के रिश्तेदार ने धमकी दी। कंगना रनौत के लॉकअप रियलिटी शो की तीसरी कंटेस्टेंट बनी पूनम पांडे, कई बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुकी हैं अदाकारा। शादी के बाद नई बहू शिबानी ने ससुर जावेद अख्तर के साथ किया डांस। रिलीज हुआ जुन का ट्रेलर, फुटबॉल से झुग्गियों के बच्चों की किस्मत बदलेंगे अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत, बीएमसी के सामने पक्ष रखने को मिला 3 हफ्ते का वक्त। अमिताभ के बंगले के सामने सड़क को चौड़ा करने के लिए जमीन के अधिग्रहण का है मामला। स्टैंड अप कॉमेडी से धमाल मचाने आ रहे हैं जाकिर खान, लुधियाना, अमृतसर और चंडीगढ़ में कॉमेडी फेस्टिवल। द फेम गेम के लिए माधुरी दीक्षित फैंस को कर रही हैं तैयार, मधुबाला वाले अंदाज में कहा, मान जाऊंगा। तो ये रही देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें जो आपने देख ली, लेकिन अब वक्त हमारे स्पेशल न्यूज सेगमेंट का, जिसमें हम 1 मिनट के भीतर तमाम अहम खबरों से आपको वाकिफ कराते हैं। पहली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की सियासत में तब भूचाल आ गया जब एनसीपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक गिरफ्तार हो गए। 1 मिनट के भीतर ये पूरा मामला समझिए कि उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई। एनसीपी के सीनियर नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई तो सियासी बवाल मच गया।
ईडी की बड़ी कार्रवाई में नवाब मलिक पहले हिरासत में लिए गए, फिर तकरीबन 8 घंटे तक चली पूछताछ के बाद मलिक की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद मलिक की जेजे अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई। फिर आरोपी की पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई। ईडी ने कोर्ट से 14 दिन की हिरासत मांगी, लेकिन कोर्ट ने 8 दिन के लिए रिमांड पर रखने का आदेश दिया। यानी 3 मार्च तक नवाब मलिक को ईडी के दफ्तर में ही रहना होगा। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि नवाब मलिक की दाऊद इब्राहिम के गुर्गे सरदार साहब अली खान और हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल के साथ हुई डील की भी जांच चल रही है। राज्य के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कुछ महीने पहले आरोप लगाया था कि नवाब मलिक ने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 30 लाख रुपए में खान और पटेल से खरीदी थी। फिलहाल ईडी मलिक के दूसरे बिजनेस डीलिंग्स की भी जांच कर रही है। और एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म हो गई है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच अब ठंडी दिख रही है। 1 मिनट के भीतर ये खबर भी समझिए। जैसे ही नवाब मलिक पर ईडी का हंटर चला, महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। मलिक की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा तो नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग उठने लगी। गिरफ्तारी के तुरंत बाद मलिक ने ट्वीट किया, कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट का निशाना साधा और कहा, केंद्र सरकार ने अफजल की तरह पीछे से हमला किया है, रावण और कंस का भी अंत हुआ है, यही हिंदुत्व है। तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस ने ट्वीट कर कहा कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को मदद जिनके माध्यम से हुई, उनको और मंत्री पद बचाने के लिए पूरी सरकार उनके पीछे खड़ी है। तो सुप्रिया सुले ने कहा, महाराष्ट्र ने न कभी केंद्र के आगे घुटने टेके हैं और न कभी टेकेगा। संसद के अगले सत्र में वो मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष उठाएंगी। इधर मलिक की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाए, जश्न मनाया, जबकि अंधेरी में नवाब मलिक का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। और कर्नाटक के स्कूल से निकले हिजाब की चिंगारी देश के करीब हर हिस्से में पहुंच चुकी है। विवाद इतना बड़ा हो चुका है कि अब थमने का नाम नहीं ले रहा। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। 1 मिनट के भीतर पूरी डिटेल समझिए। धर्म की आड़ में निकली हिजाब की चिंगारी अब आग का गोला बन चुकी है और देश भर में एक बड़ा मुद्दा बनकर लोगों को झकझोर रहा है। मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में लगातार बहस जारी है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलों के तीर चला रहे हैं। कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच हाई कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सभी छात्रों को स्कूल की यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि शिक्षकों पर ये नियम लागू नहीं होगा। इधर हिजाब विवाद पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी कूद पड़े हैं। सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर सवाल उठाए और कहा, हिजाब को विवाद का मुद्दा बनाना दुख का विषय है। व्यक्ति का आत्मसम्मान और शालीनता किसी को कष्ट क्यों देगा? जीवन शैली का अधिकार देश का संविधान है। टोपी, साफा, पगड़ी या बोधी, सिंदूर, बिंदी का पूरा सम्मान भी अनिवार्य है, तो हिजाब का क्यों नहीं? इस विवाद पर आज कोर्ट में फिर सुनवाई है। उम्मीद की जा रही है कि अगली सुनवाई के बाद मामले में कुछ अहम फैसला आ सकता है। और भारतीय बैंकों को चूना लगाकर विदेश भागने वाले भगोड़े माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की अब तक देश में वापसी भले न हुई हो, लेकिन तीनों से अब तक काफी पैसा वसूला जा चुका है। कितनी वसूली की है सरकार ने? 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। भारतीय बैंकों को चूना लगाने वाले 3 भगोड़े जिनकी देश में वापसी भले नहीं हुई हो, लेकिन विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी पर सरकार का शिकंजा लगातार कसा हुआ है। सरकार अब तक इनसे 18,000 करोड़ रुपए की वसूली कर चुकी है। ये पैसा बैंकों में वापस आ चुका है। सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को 18,000 करोड़ रुपए वसूली की जानकारी दी है। सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि भगोड़े कारोबारियों से जल्द ही पूरा का पूरा पैसा वसूल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट में ये भी जानकारी दी गई कि फिलहाल देश में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के 4,700 मामलों की जांच चल रही है। इसमें कुल मिलाकर 67,000 करोड़ रुपए के मामलों की जांच चल रही है। इस आंकड़े की जानकारी देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी रकम अभी भी फंसी हुई है और जारी कोर्ट केस की वजह से इसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। और अगली खबर बिहार से। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। वारदात के बाद नीतीश सरकार जेडीयू के निशाने पर है। क्या है पूरा मामला? 1 मिनट के भीतर इस रिपोर्ट में देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो जेडीयू कार्यकर्ता की है। वीडियो में शख्स हमलावरों के सामने हाथ जोड़कर जान बख्श देने की फरियाद करता रहा।
लेकिन वहशी भीड़ ने इसकी एक न सुनी और पीट पीट कर हत्या कर दी। 16 फरवरी को युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के 4 दिन बाद यानी कि 20 फरवरी को बूढ़ी गंडक नदी से युवक का शव बरामद हुआ। अपने कार्यकर्ता की हत्या के बाद जेडीयू नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया और कहा, बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। नीतीश सरकार से तेजस्वी ने सवाल पूछा कि आखिर लोग कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं। जेडीयू कार्यकर्ता की हत्या के पीछे मॉब लिंचिंग का अंदेशा जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पीड़ित के परिवार वालों को रिपोर्ट दर्ज कराने के अगले कुछ दिनों बाद तक किसी मोबाइल नंबर से पैसे मांगने के लिए फोन आते थे। फोन करने वाला शख्स इस बात का दावा कर रहा था कि मृतक शख्स ने उससे 5 लाख रुपए उधार लिए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी है। और अगली खबर यूपी से है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है और अगले चुनाव के लिए जोर आजमाइश जारी है। जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम नहीं किया उनकी हवा थोड़ी खराब है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, इस रिपोर्ट के जरिए 1 मिनट के भीतर देखिए। जिन विधायकों ने अपने क्षेत्र में पिछले 5 सालों में ठीक से काम नहीं किया उनकी हवा खराब है और ऐसे ही उठक बैठक कर जनता से माफी मांग रहे हैं। ये रॉबर्टगंज सीट से बीजेपी विधायक और उम्मीदवार भूपेश चौबे हैं। चुनाव में अपनी डूबती नैया का पता चला तो चुनाव प्रचार के दौरान ही जनता के सामने कान पकड़कर उठक बैठक करने लगे। जनता से अपनी गलतियों की माफी मांगी, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी हाथ उठाकर उन्हें जीत का पूरा भरोसा दिलवाया। सम्मेलन में पहुंचे झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि उनकी लड़ाई ओवैसी जैसी लोगों और कांग्रेस से है, न कि एसपी और बीएसपी से। 7वें चरण में 7 मार्च को यहां मतदान होना है, जिसके लिए तमाम नेता अपने अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ पंजाब विधानसभा चुनाव का शोर है तो दूसरी ओर अपराधी अपने नापाक इरादों से बाज नहीं आ रहे। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े एक युवती को अगवा कर लिया गया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट के भीतर समझिएगा। इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए। इलाके में चहलकदमी जारी है, सड़कों पर लोग आ जा रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार पंजाब के मोगा के इस इलाके में रुकती है, जहां एक युवती अपने भाई का इंतजार कर रही है और थोड़ी देर बाद युवती को कार में डालकर 3 युवक अगवा कर लेते हैं। युवती की अगवा होने की खबर लगते ही इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लड़की नाल ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਅਲਟੋ ਗੱਡੀ ਆਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। अगवा युवती कस्बा कोट इसे खां की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। वारदात बुधवार सुबह करीब 10:30 बजे की है, लेकिन अब तक पुलिस इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। और महाशिवरात्रि पर धर्मनगरी काशी में महादेव के भक्तों को बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के काशी विश्वनाथ धाम के फेज 2 का काम भी अब पूरा हो गया है। अब भक्त गंगा जल लेकर चंद मिनटों में सीधा बाबा के दरबार में दाखिल हो पाएंगे, गंगा जल चढ़ा पाएंगे। 1 मिनट के भीतर इस खबर को समझिएगा। महाशिवरात्रि के लिए महादेव का दरबार सज गया है। शिव भक्तों को इस बार सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर इस बार शिव भक्तों को लंबी लाइन नहीं लगनी पड़ेगी और न ही घंटों इंतजार करना होगा। इस बार शिव भक्त मां गंगा का जल लेकर चंद मिनटों में ही महादेव को अर्पित कर लेंगे। और आराम हो जाएगा लोगों के लिए, और गेट्स आ जाएंगे एंट्री के लिए, भीड़ भाड़ कम होगी, जिससे बस सिर्फ चंद सीढ़ियों का अब वो कुछ ही दिन बचे हैं जब मिलन हो जाएगा। दरअसल दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। उस वक्त सिर्फ फेज 1 का काम पूरा हुआ था। करीब 2 महीने के बाद फेज 2 भी तैयार है। इसके बनने के बाद काशी विश्वनाथ धाम गंगा द्वार अब भक्तों के लिए खुल गया है। इस द्वार के बनने के बाद श्रद्धालु अब सीधे गंगा से जल लेकर मंदिर में दाखिल हो जाएंगे। मंदिर और मां गंगा के बीच सिर्फ चंद सीढ़ियों का फासला है। और अब बात बॉलीवुड की। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रिलीज से ठीक पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा, ये समझने के लिए 1 मिनट के भीतर ये पूरी खबर देखिए।
रिलीज से पहले कई फिल्मों का विवादों में आना कोई नई बात नहीं है। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी विवादों में है और मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। मुंबई की एक अदालत में फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा के निर्माता अभिनेत्री आलिया भट्ट, लेखक एस हुसैन जैदी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत पर जारी समन पर रोक को जारी रखा था। गंगूबाई के दत्तक पुत्रों ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। फिल्म को लेकर याचिकाकर्ता के वकील ने फिल्म की रिलीज पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ा का नाम बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि अदालतों में कई मामले लंबित हैं जिसमें फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। दूसरे पक्ष की ओर से कहा गया कि फिल्म रिलीज होने से एक दिन पहले नाम में बदलाव संभव नहीं होगा। फिलहाल मामले पर आज भी कोर्ट में सुनवाई है, जबकि फिल्म की रिलीज की प्रस्तावित तारीख 25 फरवरी है। और यूक्रेन सीमा पर रूसी सैनिक तैनात हैं। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि रूस अगले 48 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है। एक महीने में यूक्रेन पर हमले को लेकर अमेरिका का यह तीसरा अलर्ट है। क्या कुछ चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, देखने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। क्या यूक्रेन पर महज कुछ घंटों में बम धमाकों की गूंज सुनाई देगी? क्या अगले कुछ घंटों में रूसी सैनिक यूक्रेन पर हमला बोल देंगे? अमेरिका ने यूक्रेन को फिर से रूसी हमलों को लेकर अलर्ट कर दिया है और दावा किया है कि अगले कुछ ही घंटों में वो हमला कर सकते हैं। व्हाइट हाउस में हुई बैठक में खुफिया जानकारी के आधार पर रूसी हमलों की आशंका जताई गई है। ये भी बताया गया कि तनाव शुरू होने के बाद रूस ने पहली बार यूक्रेन हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। इस बीच खबर ये भी है कि रूस ने यूक्रेन से अपने राजनयिक कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। एक रूसी टोही विमान से यूक्रेन के ऊपर से उड़ान भरते हुए रेकी भी की गई है। एक दिन पहले ही रूसी संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विदेश में सैन्य तैनाती का पूरा अधिकार दिया था। अमेरिका के अलर्ट के बाद यूक्रेन टेंशन में है, जबकि रूस और यूक्रेन के बीच टकराव से दुनिया भर में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल की संभावना जताई जा रही है। इधर चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन संकट को लेकर भय और दहशत पैदा करने का आरोप लगाया है, तो यूक्रेन के विदेश मंत्री ने आक्रामक रुख को लेकर रूस पर कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की मांग की है। और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, खबरें यहां जारी हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत, आपके साथ हूं मैं अमित सिंह। अब वक्त हो चला हमारे स्पेशल सेगमेंट 30 सेकंड्स के भीतर, जिसमें हम आपको 30 सेकंड के भीतर पूरी खबरें तफसील से बताने और समझाने की कोशिश करते हैं। अब वक्त हो चला है सुपर 30 में सबसे पहले देश की बड़ी खबरें देखने का। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार हुए महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च के लिए ईडी रिमांड में भेजा गया। नवाब मलिक अब 8 दिन ईडी की रिमांड में रहेंगे। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने एजेंसी को 7 दिन की रिमांड दी। रिमांड में भेजे जाने के बाद नवाब मलिक के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। ये तुम्हारा वक्त है, हमारा भी दौर आएगा। ईडी की कार्रवाई और नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र आज महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेता प्रदर्शन करेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि अफजल की तरह पीछे से हमला किया है। रावण और कंस का भी अंत हुआ, यही हिंदुत्व है। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो इस मामले को संसद सत्र में उठाएंगी। एनसीपी शिवसेना के आरोप पर पलटवार करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दाऊद जैसे देश के दुश्मन को जिसके जरिए मदद की गई, उसे और उसके मंत्री पद को बचाने के लिए उसके पीछे पूरी महाराष्ट्र सरकार खड़ी है। बैंक फ्रॉड कर विदेश भागने वाले विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी से अब तक 18,000 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साझा की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय की शक्तियों को चुनौती देने वाले याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। बैंक फ्रॉड केस में भगोड़े में विजय माल्या, चौकसी और नीरव मोदी पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी की कार्रवाई के दौरान ही तीनों आरोपियों से ईडी ने 18,000 करोड़ रुपए की जब्ती की है। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। वहीं इस मामले की सुनवाई कर रहे कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी CFI की भूमिका के बारे में जवाब देने का निर्देश दिया है। वहीं हिजाब विवाद को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने निशाना साधा। सलमान खुर्शीद ने ट्वीट कर लिखा कि जब सिंदूर बिंदी को सम्मान है तो हिजाब को क्यों नहीं।
सलमान खुर्शीद ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि व्यक्ति का आत्मसम्मान और शालीनता किसी को कष्ट क्यों देगा। जीवन शैली का अधिकार देश का संविधान देता है। स्मार्ट एग्रीकल्चर, प्राकृतिक खेती और हाईटेक कृषि के महत्व और आत्मनिर्भरता हासिल करने के मुद्दे पर कृषि मंत्रालय की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी किसानों के फायदे के लिए बजट में उठाए गए कदमों की विस्तृत चर्चा भी करेंगे। कृषि मंत्रालय के इस कार्यक्रम को पीएम मोदी सुबह 10 बजे संबोधित करेंगे। इस मौके पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और सुपर 30 में अब देखिए पॉलिटिकल खबरें। यूपी में 5वें चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी आज धुआंधार प्रचार में जुटी है। पीएम मोदी आज अमेठी दोपहर 1 बजे और प्रयागराज में दोपहर 2:30 बजे रैली को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम योगी का आज अयोध्या में चुनावी दौरा है, जहां वो रुदौली, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा करेंगे। वहीं अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह आज बस्ती में जनसभा करेंगे। इसके बाद वो हरैया विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। यूपी में 5वें चरण के चुनाव प्रचार में विपक्षी पार्टियों ने भी अपना दमखम लगा रखा है। यूपी में मुख्य विपक्षी पार्टी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज प्रयागराज और प्रतापगढ़ में जनसभा है। अखिलेश प्रयागराज में 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो प्रतापगढ़ में जनसभा करेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटी प्रियंका गांधी आज बाराबंकी में चुनाव प्रचार करेंगी। इसके बाद वो गोंडा जाएंगी। दोनों जगह प्रियंका डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी। वहीं यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे ओवैसी भी बहराइच में आज 3 जनसभाएं करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी कोई भी हथकंडा आजमाने से नहीं चूक रहे। इसकी एक तस्वीर सोनभद्र के राबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है, जब त्रिदेव क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए विधायक भूपेश चौबे कान पकड़कर उठक बैठक करते नजर आए। बीजेपी विधायक भूपेश चौबे ने मंच से ही कार्यकर्ताओं से कहा कि 5 साल में हुई गलतियों को माफ कर दें और उन्हें अपना समर्थन दें। इसके बाद विधायक जी कान पकड़कर मंच पर ही अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए उठक बैठक करने लगे। राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद गहलोत सरकार की तरफ से सभी 200 विधायकों को 1,20,000 रुपए वाला iPhone 13 गिफ्ट किया गया। इस गिफ्ट को देने के लिए सरकार ने 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जहां कई विधायक इस गिफ्ट से खुश नजर आए, वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए अपने विधायकों को गिफ्ट में मिला iPhone सरकार को लौटाने के निर्देश दिए हैं। इस बाबत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी ट्वीट कर बीजेपी के फैसले की जानकारी दी। और सुपर 30 में आप देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। बिहार के समस्तीपुर में जेडीयू कार्यकर्ता खलील आलम रिजवी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गाय के नाम पर मुस्लिम युवक की पीट कर हत्या के बाद उसे जला दिया गया। वहीं मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने मॉब लिंचिंग पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी छानबीन में पुलिस को ये मामला पैसों के लेन देन की वजह से हुई हत्या का लग रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश का दौर जारी है। पंजाब के मोगा में दिन दहाड़े युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, जहां 3 बदमाश युवती को दिन दहाड़े कार में डालकर अपने साथ ले गए। मामला मोग के लाल सिंह रोड इलाके का है। सड़क किनारे बैठी युवती अपने भाई के आने का इंतजार कर रही थी, तभी कार सवार कुछ लोग आए और युवती को जबरन कार में डालकर ले गए। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए आरोपियों का पता लगाने में जुटी है कि आखिर वो युवती को कहां लेकर गए हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रिटायर्ड आईपीएस के घर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन चोरों को उस वक्त गिरफ्तार जब तीनों चोर सामान बेचने के लिए प्लान बना रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की माने तो तीनों चोर यूपी के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं। पुलिस अब इनकी क्राइम कुंडली खंगालने में जुटी है, ताकि इनके अपराध का ब्यौरा हासिल कर सके, ताकि अगर इन्होंने कोई और भी घटना को अंजाम दिया हो तो उसका खुलासा हो सके। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। इस मौके पर शिव की नगरी वाराणसी में आने वाले भक्तों को बड़ा तोहफा मिला है। महाशिवरात्रि से पहले ही काशी विश्वनाथ धाम के फेज 2 का काम भी पूरा हो गया है। इसके बनने के बाद भक्त अब गंगा जल लेकर चंद मिनटों में मंदिर में दाखिल हो जाएंगे। यानी भक्तों को अब लाइन में लगकर लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
फेज 2 का काम पूरा होने से मंदिर और मां गंगा के बीच सिर्फ चंद सीढ़ियों का ही फासला रह गया है, यानी लाइन में घंटों लगे रहने का इंतजार अब मिनटों का हो गया है। दिसंबर में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया था। उस वक्त फेज 1 का काम पूरा हुआ था। जम्मू कश्मीर में मौसम के यूटर्न के बाद हुई भारी बर्फबारी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कश्मीर घाटी में हुई भारी बर्फबारी ने सड़कों को पूरी तरह से ढक दिया है। मुख्य सड़क से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से ढक गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर भी भूस्खलन की वजह से आवाजाही फिलहाल रोक दी गई है। उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं हिमपात की वजह से बिजली की व्यवस्था भी ठप पड़ गई है। स्नो कटर मशीन से लगातार सड़कों पर जमे बर्फ हटाए जा रहे हैं ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके। और क्या रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है? अमेरिका ने क्या अलर्ट दिया है? जानने के लिए सुपर 30 का ये सेगमेंट देखिए। यूक्रेन पर अगले 48 घंटे बेहद नाजुक है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जानकारी दी गई है कि रूस अगले 48 घंटे में अटैक कर सकता है। ये अटैक एयर स्ट्राइक, मिसाइल और ग्राउंड से भी हो सकते हैं। इस बीच रूस ने यूक्रेन से अपने राजदूत और कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन ने कहा कि यूक्रेन को लेकर पुतिन के जो बयान सामने आ रहे हैं वो डरावने हैं। हम वैसी गलतियां नहीं दोहरा सकते जिनसे विश्व युद्ध छिड़ा था। चीन ने अमेरिका पर यूक्रेन संकट को लेकर भय और दहशत पैदा करने का आरोप लगाया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन रूस पर नए प्रतिबंधों का विरोध करता है और चीन के पुराने रुख को दोहराता है। चीन के मुताबिक यूक्रेन की सीमाओं के आसपास रूसी सैनिकों की तैनाती और आक्रमण की आशंका के जवाब में अमेरिका कीव को हथियार प्रदान करके तनाव बढ़ा रहा है। चीन पहले से ही अमेरिका का धुर विरोधी और रूस का दोस्त रहा है। चीन ने यूक्रेन को लेकर रूस के रुख को सही बताते हुए साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका यूक्रेन के साथ है तो चीन रूस के साथ है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन टकराव से दुनिया में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। इसका ऊर्जा आयातक देशों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मूडीज के मुताबिक यूक्रेन रूस के टकराव से न सिर्फ कच्चे तेलों के दाम बढ़ेंगे बल्कि आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी बाधाएं बढ़ेंगी और इससे क्षेत्र में मुद्रास्फीतिक दबाव भी बढ़ेगा। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है। रूस प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक और दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है। और सुपर 30 में आइए अब देख लेते हैं खेल की खबरें। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 आज लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत ने हाल ही में खत्म हुई T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को एक तरफा 3-0 से रौंदा था। मैदान में टीम के हौसले बुलंद हैं, तो दूसरी ओर श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया में 0-4 से हार मिली थी। रोहित शर्मा की कप्तानी संभालने के बाद से टीम इंडिया कोई मैच नहीं हारी है। रोहित शर्मा की कोशिश है कि उनका ये विजय अभियान जारी रहे। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर को आधिकारिक रूप से इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। आज से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही भारत की घरेलू सीरीज में कमेंट्री के अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद वो टीम से जुड़ जाएंगे। अगरकर ने दिल्ली कैपिटल्स से जुड़ने के बाद कहा, मैं इस सत्र के लिए दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा होकर बहुत रोमांचित हूँ। अजीत अगरकर टीम इंडिया के लिए 191 वनडे मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 288 विकेट झटके हैं। वे 26 टेस्ट मैचों में 58 विकेट ले चुके हैं। कोहली को लेकर अब टीम इंडिया के सीनियर क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने बड़ा बयान दिया है। उनका मानना है कि कोहली के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी से कह नहीं रहे। रॉबिन उथप्पा ने अपने बयान में कहा कि विराट कोहली पिछले 3 सालों से शतक नहीं बना पाए हैं। वो काफी कुछ चीजों से गुजर रहे हैं। उनके मन में कुछ तो चल रहा है, वो भी इससे निपटने की कोशिश कर रहे होंगे। विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ 2019 में आखिरी बार शतक बनाया था। जर्मनी के टेनिस स्टार अलेक्जेंडर जिवरेव ने मैक्सिको में आयोजित टूर्नामेंट में अंपायर से इस कदर बदतमीजी की कि आयोजकों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल डबल्स मैच में जिवरेव और उनके ब्राजीलियन जोड़ीदार मार्सेलो मेलो को ब्रिटिश फिन जोड़ी से हार मिली। हार से अलेक्जेंडर इतने नाराज दिखे कि मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाने की बजाय जिवरेव ने अपने रैकेट से अंपायर की कुर्सी पर हमला कर दिया और अंपायर पर चिल्लाने लगे कि तुमने मैच खराब कर दिया। ये वीडियो अब वायरल हो रहा है।
और सुपर 30 में अब देखिए मनोरंजन जगत से जुड़ी खबरें। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का मुद्दा रिलीज से पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भंसाली प्रोडक्शन को सुझाव दिया है क्या इस फिल्म का नाम बदला जा सकता है। अदालत ने ये सुझाव इसलिए दिया क्योंकि फिल्म पर रोक को लेकर कई केस अदालतों में लंबित है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर आज सुनवाई करने वाला है। दरअसल इसके याचिकाकर्ता गंगूबाई के दत्तक पुत्र बाबूजी रावजी शाह ने इस फिल्म के नाम सहित कई बिंदुओं पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की रिलीज को रोकने की गुहार लगाई है। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप में कुछ और नए प्रतिभागियों के नाम सामने आए हैं। OTT पर रिलीज होने वाली कंगना रनौत का लॉकअप रियलिटी शो में अब नया नाम जुड़ रहा है। मॉडल पूनम पांडे इस शो में तीसरी कंटेस्टेंट बनने जा रही है। वहीं चौथे कंटेस्टेंट के रूप में राखी सावंत के पति रितेश की भी एंट्री हो सकती है। अभी तक 4 कंटेस्टेंट के नाम सामने आ चुके हैं। पूनम पांडे और रितेश से पहले टीवी एक्ट्रेस और कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इस रियलिटी शो के प्रतिभागी के रूप में सामने आ चुके हैं। अमिताभ बच्चन की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म झुंड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर के रोल में नजर आने वाले हैं। झुंड के ट्रेलर में दिखाया गया कि किस तरह से अमिताभ बच्चन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उन्हें फुटबॉल सिखाते दिख रहे हैं। उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे भी दिखाया गया है। इस फिल्म को पॉपुलर मराठी फिल्म सैराट के डायरेक्टर नागराज मंजुले डायरेक्ट कर रहे हैं। झुंड फिल्म 4 मार्च 2022 को रिलीज हो रही है। और सुपर 30 में देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से वाकिफ होने के बाद आइए रुख करते हैं बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज का, जो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी के नेता प्रदर्शन करेंगे। आज मंत्रालय पर गांधी मूर्ति के सामने महाविकास आघाड़ी के नेता गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध करेंगे। कल नवाब मलिक को ईडी ने यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 8 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया। वो 8 मार्च तक ईडी की रिमांड में रहेंगे। तो बड़ी खबर यह है, एनसीपी के वरिष्ठ नेता है नवाब मलिक। मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन को लेकर कल ईडी ने उनसे पूछताछ की, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। अब वो 8 मार्च तक रिमांड पर, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार इस गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। पूरी डिटेल इस खबर में देखिए। गिरफ्तारी के बाद किसी के चेहरे पर ऐसी मुस्कान हो तो क्या कहिएगा। ईडी का शिकंजा किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति पर कस जाए और वो व्यक्ति मुस्कुराते हुए ईडी के दफ्तर से बाहर निकले तो इसे क्या कहिएगा। आरोपों पर कोई पछतावा न हो और सामने वाला गिरफ्तारी के बाद शासन प्रशासन को खुला चैलेंज दे दे तो इसे क्या कहिएगा। ईडी की गाड़ी में गिरफ्तार वो व्यक्ति बैठे और जोश से पूरा भरा हो तो इसे क्या कहिएगा। ऐसी तस्वीरों पर आपका जवाब क्या होगा ये आप ही जाने, लेकिन हमें जो मालूम है वो यही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार में कद्दावर मंत्री नवाब मलिक को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी ये गिरफ्तारी भी मामूली केस में नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में की गई। ये है एनसीपी में तीसरे नंबर के बड़े नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी से जुड़ी वो ऑर्डर कॉपी जो आप इस वक्त टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। तह में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको नवाब मलिक के डी कंपनी से कनेक्शन के बारे में भी कुछ पता चले, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी तूफान कैसे मचा ये भी देख लीजिए। मुंबई की सड़कों पर फौरन विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आनंद फानन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को फोन मिलाया। अजित पवार ने आला मंत्रियों के साथ बैठक की। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की। महाराष्ट्र की पूरी सरकार जैसे हिल सी गई और विपक्ष को भी नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद जैसे बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। देखिए, नवाब मलिक महाराष्ट्र के सीनियर नेता है। नवाब मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है। नवाब मलिक सच बोलते हैं और वो कितने सच बोलते हैं आपने देखा होगा।
उनको जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। मैं मानता हूँ कि एक कैबिनेट मंत्री को हमारे राज्य में आकर केंद्रीय जांच एजेंसी के लोग लेके जाते हैं। जांच कर सकते हैं आप, पुराने कुछ इशू निकाल कर सबकी जांच हो रही है, सबकी जांच हो रही है। 2024 के बाद आपकी भी जांच होगी, ये आप ध्यान में रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसका परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूँ। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। इस प्रकार का कानून भी है कि जब कोई मिनिस्टर पर आरोप लगते हैं और आरोप इतने हैं कि उसमें गिरफ्तारी होती है, अब ये विषय शुरू हो जाएगा कि नहीं वो अभी तो गिरफ्तारी हुई है, अब और आगे चलना है वगैरह वगैरह। नवाब मलिक पर लगे आरोपों की पड़ताल करें उससे पहले ये पूरा घटनाक्रम कैसे चला इसे भी जान लेते हैं। उद्धव ठाकरे की सरकार में मंत्री नवाब मलिक के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुबह 4 बजे ही पहुंच गई थी। 3 घंटे तक नवाब मलिक से घर पर ही पूछताछ हुई। ईडी ने अपने स्तर पर मामले की छानबीन की। इसके बाद सुबह 7 बजे ईडी की टीम नवाब मलिक को साथ लेकर मुंबई में अपने दफ्तर के लिए रवाना हो गई। घड़ी में सुबह के जब 8 बजे तो ईडी ने नवाब मलिक से अपने दफ्तर में पूछताछ शुरू की और ये पूछताछ पूरे 8 घंटे तक चलती रही। इस दौरान ईडी की टीम ने नवाब मलिक से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से जुड़े कई कठिन सवाल पूछे, जिसके तसल्ली बख्श जवाब न मिल पाने के बाद नवाब मलिक को दोपहर 3 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक जब ईडी के दफ्तर से बाहर निकले और मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। हाथ जोश में आसमान की ओर थे, मानो नवाब मलिक ने कोई जंग जीत ली हो। इसके बाद नवाब मलिक जब गाड़ी में बैठे तो मोदी सरकार को खुला चैलेंज दे दिया। नवाब मलिक कितना भी खुद को बेगुनाह क्यों न बताएं, लेकिन आरोप कहते हैं कि यह मामला कुर्ला की उस जमीन से जुड़ा है जिसे उन्होंने कई साल पहले कौड़ियों के दाम में खरीदा था। इस जमीन का संबंध दाऊद की बहन हसीना पारकर से है और नवाब मलिक पर यह गंभीर आरोप महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लगाए थे, जिसकी जांच के बाद और सबूत जुटाने के बाद ईडी ने अब नवाब मलिक पर शिकंजा कस दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात हमारे और आपके सरोकार की, वो खबर जो आपके लिए जाना जरूरी है। हिंदुस्तान के हुक्मरान आवाम से उसकी पाई पाई का हिसाब मांगते हैं, लेकिन अपने गिरेबा में झांकने की जहमत नहीं उठाते। रियाया गरीबी, भूखमरी और कंगाली से रो रही है, परेशान है, तड़प रही है, लेकिन राजा को यह सब दिखाई नहीं देता। अलबत्ता उसे अपना ऐशो आराम दिखाई देता है। अगर ऐसा न होता तो राजस्थान में बजट की कॉपी के साथ माननीयों को करोड़ों रुपए खर्च कर आईफोन बांट दिए जाते हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों की सैलरी में उस वक्त इजाफा होता है, बढ़ोतरी होती है, जब राज्य फंड की कमी से जूझ रहा होता है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी विधायकों ने गहलोत सरकार की ओर से दिए गए मोबाइल फोन को लौटाने का फैसला किया है। ये खबर देखिए और समझिए कि माननीयों और आम जनता में कितना फर्क होता है। ये खुशी, ये संतुष्टि, ये हर्ष इसलिए है क्योंकि विधायक जी को सरकारी आईफोन मिला है। पिछली बार टैबलेट मिला था, अब की बार आईफोन। पिछली बार टैबलेट मिले थे क्यों? हाँ, पिछली बार टैबलेट ऊपर से हटाना था, ये हटा दो कवर। हाँ। आईफोन मिलने का ये उद्घोष राजस्थान के विधायक जी का है। गहलोत सरकार ने सभी 200 विधायकों को आईफोन 13 गिफ्ट किया है। इस पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये वही राजस्थान है जो देश में बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है। राजस्थान में 65 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं। इनमें करीब 21 लाख ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में करीब 30% लोगों को गरीबी में गुजर बसर करना पड़ रहा है। राजस्थान में 35% आबादी के पास तो घर ही नहीं है। 70% परिवारों के पास गैस नहीं। प्रदेश में आज भी 42% लोग कुपोषित हैं। लेकिन सरकार को ऐसे लोगों की फिक्र नहीं है। फिक्र उन माननीयों की है जिनके पास पावर और पैसा दोनों भरपूर हैं। 2 साल पहले विधायकों की सैलरी बढ़ाई गई और अब आईफोन बांटे जा रहे हैं ताकि माननीयों की सुख सुविधा में कोई कसर न रहे।
ऐसा नहीं है कि माननीयों का फायदा पहुंचाने के फॉर्मूले पर सिर्फ राजस्थान में काम हो रहा है। कमोबेश हर राज्य और हर सरकार की यही पॉलिसी है। सबसे ताजा मामला है कर्नाटक का। यहाँ सदन में हंगामे के बीच ही विधायकों का वेतन और भत्ता बढ़ाने वाला विधेयक पास हो गया। बिल पर चर्चा तक नहीं की गई। एमएलए और एमएलसी की सैलरी 60% तक बढ़ाने का फैसला हो गया। मुख्यमंत्री के वेतन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। मंत्रियों का वेतन बढ़कर 40,000 से 60,000 रुपए हो गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री और मंत्रियों का भत्ता 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। विधायकों के वेतन को 25,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है। This is done once in 5 years, and there was a lot of discussion earlier also in this. In last 2 sessions also this was discussed, but we never brought it. And this time, since budget is on, this is not the first time it is happening. कोरोना की वजह से जनता परेशान है। कमाई में भारी कमी आई है। ऊपर से महंगाई जेब काट रही है। कर्नाटक सरकार के पास फंड की कमी है। ऐसे हालात में माननीयों की सैलरी बढ़ाना जनता के जख्म पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है। There was no need to bring in this session. At least you should have waited till the things are settled down. माननीयों की सैलरी उसी कर्नाटक में बढ़ाई गई है जहां 34% आबादी को पोषक भोजन नसीब नहीं होता है। करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी में जिंदगी काट रहे हैं। सरकारी फाइलों में इन लोगों का जिक्र तो है पर फिक्र नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और मॉर्निंग प्राइम टाइम में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देश या दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको लगातार वाकिफ कराते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलो।